इकोसिस्टम अच्छे खासे मार्क्स का आने वाला है, तो इसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। 5 से 6 नंबर का ये सीबीएसई बोर्ड में नीट में एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। इकोसिस्टम से मतलब क्या है भाई? एक छोटे से छोटा इकोसिस्टम से लेकर बड़े से बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है। छोटा इकोसिस्टम जैसे कि आपने अपने घर में एक्वेरियम बना लिया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। खेत है आपके पास कई एकड़ में, तो वो भी एक इकोसिस्टम है, मैनमेड इकोसिस्टम। तालाब है, वो एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम होता क्या है पहले तो ये समझे, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म मतलब थिंग्स के साथ, जैसे कि हवा, पानी, इन सब के साथ इंटरेक्ट करके जब वो रहता है वहां पे, तो वो एक इकोसिस्टम है, राइट। पूरे अर्थ के बायोस्फीयर को हम ग्लोबल इकोसिस्टम या ग्लोबल बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं। तो छोटे से लेके बड़े से बड़े इकोसिस्टम को हम यहाँ पढ़ेंगे। नेचुरल क्या है ना, आर्टिफिशियल क्या है, उस तरह के इकोसिस्टम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन की हम बात करें, इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर समझते हो भाई, तुम्हारा आसपास का नेचर जो है ना, प्रकृति जो है, उसमें फंक्शनल यूनिट क्या होती है? जो उसमें काम करे। अब नेचर में काम कौन करेगा? दो चीजें करेगी। एक तो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ये सारी चीजें उसके लिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए, तो ये एक यूनिट हो जाती है, फंक्शनल यूनिट। इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। बिना इंटरेक्शन के कुछ हो ही नहीं सकता। अब बच्चे अपने आप नहीं पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएगा। टीचर बच्चे नहीं होगा तो किसको पढ़ाएगा? तो दोनों का इंटरेक्शन भाई जरूरी है यहाँ पर। एंड द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरमेंट, इसके साथ साथ एनवायरमेंट भी होना चाहिए। लाइट बंद कर दूं, हवा खत्म कर दूं इस क्लासरूम से, तो क्या एग्जिस्ट कर पाओगे? एक क्लासरूम भी अपने आप में इकोसिस्टम है, उसमें जरूरी चीजें सारी चाहिए, ऑर्गेनिजम्स भी चाहिए जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ आपको अपना एनवायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एनवायरमेंट चाहिए। एंटायर बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर की मैं बात करूं बेटा, हम उसको बोलेंगे ग्लोबल बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे? ग्लोबल इकोसिस्टम। पूरा बायोस्फीयर है हमारा ये, कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। इसके अंदर छोटे छोटे लोकल इकोसिस्टम्स आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, अब इकोसिस्टम में काम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोडक्शन चाहिए हमें, तो इनपुट। नेक्स्ट है ट्रांसफर करेंगे फिर एनर्जी को एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू, एंड द आउटपुट। ये मेजर फंक्शंस है इकोसिस्टम के। क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम? नंबर 1 इज इनपुट, नंबर 2 इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड द नंबर 3 इज आउटपुट। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं? An ecosystem can be classified as aquatic ecosystem, पानी वाला, terrestrial ecosystem, land. क्लियर? एक्वेटिक में फ्रेश वाटर पढ़ते हैं आप, उसके बाद मैराइन इकोसिस्टम यानी कि समुद्र की बात कर रहे हो आप। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट्स, ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू सस्टेन, इकोसिस्टम कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज दिस। सस्टेन कैसे किया, कैसे वो इकोसिस्टम बना है, तो हम देखो सस्टेन के हिसाब से, सेल्फ सस्टेन के हिसाब से पूछा जाए तो हम इस तरह से आंसर देंगे। अदरवाइज वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में दो हैं, एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल। अब यहाँ पे या तो नेचुरल है या फिर हमने बनाया है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। मैनमेड में दो पढ़ेंगे, कौन कौन से? पहला है हमारा क्रॉप फील्ड, खेत हमारे, और दूसरा एक एक्वेरियम का एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है। चैप्टर भाई बहुत इजी है, कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, फ्री के मार्क्स है, बट ध्यान से पढ़ लो। जो चीजें फोकस देने वाली हैं वो सिर्फ करेंगे हम यहाँ पे। क्लियर? कंपोनेंट क्या होंगे? दो होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग चीजें। नॉन लिविंग के अंदर आप क्या क्या बोलोगे? पानी, हवा, जो भी चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं, हमें इंटरेक्शन करने में हेल्प कर रही है। तो बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे भाई जो खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स, जिनमें क्लोरोफिल है। क्या है? जिनमें क्लोरोफिल है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, जो उन्हें कंज्यूम करेगा। फिर आ जाएंगे डीकंपोजर्स। अब एक लाश पड़ी हुई है, जैसे कि पहले भी तुम्हें समझाती हूं मैं, एक लाश पड़ी हुई है और उसको पीछे कहीं फेंक दिया, जंगल में फेंक दिया, धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से पेड़ जो है बेचारा मर गया है, धरती से उजड़ गया है, तो उसपे कीड़े या जो भी
फंगल, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन जो भी होगा डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। या फिर लाइफ स्टार्ट होती है ग्रेजिंग से। किससे स्टार्ट होगी? ग्रेजिंग से। चरा किसको जाता है? घास को, प्लांट्स को। किसको? प्लांट्स को। तो दो तरह से लाइफ स्टार्ट हो सकती है, नंबर 1 डिकम्पोजिशन, नंबर 2 ग्रेजिंग। क्लियर? चलो आ जाओ। बायोटिक में प्रोड्यूसर्स आ गए, कंज्यूमर्स आ गए, डिकम्पोजर्स आ गए। कंज्यूमर्स भाई पहले प्राइमरी कंज्यूमर जिसने प्रोड्यूसर्स को खाया, है ना, उसके बाद आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आ गए टॉप कंज्यूमर। बेसिकली वो कार्निवोर्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चाहिए हमें? हवा चाहिए, पानी चाहिए, विंड मूविंग एयर ही होती है, सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, टेम्परेचर एक मेंटेन चाहिए, और बारिश भी चाहिए। बारिश ना हो तो भाई किसानों का क्या हाल होता पता ही है। टाइम पे चाहिए वो भी, ऐसा ना हो कि जब नहीं चाहिए तो है, वो चाहिए जो नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक तुम एक जंगल में गए, सबसे टॉप पे क्या आएंगे? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, फिर ग्रासेस आएंगी। तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो चीजों को, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन। इजी है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। चलो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। सीधा सीधा सीबीएसई में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न खत्म हो चुका है, 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी तुम्हें पार्ट्स दिखाई देंगे। तो चीजें डीप में पढ़ना आज के टाइम बहुत जरूरी है। हम बहुत खुश नसीब थे, है ना? क्यों थे? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन थे। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख दो सारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख दो, दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ता था, या हमारे अंदर कम था, तुम्हारे अंदर ज्यादा, तो क्वेश्चन उसी तरह से आते हैं। क्लियर? डीप में पूछे जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी रीड समझेंगे, पहले समझेंगे, फिर इन्हीं स्लाइड्स को रट्टा लगाएंगे। जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, एनसीईआरटी को खोदेंगे। खोदना ये नहीं है नमन कहीं शुरू हो जाए सारे पेज उसके ऐसे से इधर उधर, नहीं। खोदना कैसे है? पढ़ के खोदना है। मैंने आपने तो बोला तो खोदना है इसको, ठीक है? तो वो दिमाग नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, ट्रीज को कौन से लेवल पे रखोगे? टॉप, वर्टिकल, स्ट्रेटा। फिर शब्स आ जाएंगी सेकंड पे, फिर आ जाएंगी हर्ब्स, और बॉटम लेयर कौन बनाता है? घास, यानी कि ग्रासेस। क्लियर? नमन एक फेवर करेगा, ये डोर बंद कर दे बेटा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डर उसके बाद है भाई, देखो जब भी इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमने बोला प्रोडक्शन होती है। पहले क्या होती है? प्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे, एनर्जी का फ्लो कैसे होगा। न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं पढ़नी है, डिलीटेड है सिलेबस से, ठीक है? डिकम्पोजिशन कैसे होती है, डिकम्पोजिशन के स्टेप्स क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या आ रहा है? प्रोडक्शन का, क्योंकि सबसे पहले होती है प्रोडक्शन, तभी तो एनर्जी फ्लो करोगे ना। अब प्रोडक्शन कौन करेगा? भगवान ने हमें एक सूर्य देवता दे दिए, उसकी एनर्जी को तुम जहां चाहे कंज्यूम कर लो। पूरा यूनिवर्स जो है किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे डिपेंड है। वहीं से एनर्जी स्टार्ट हुई है ना, ताकि वो पूरे संसार को बना सके। क्लियर? तो आज तुम और हम हैं तो क्यों है? सूर्य देवता यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर? तो प्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले सनलाइट आई, प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल है उन्होंने उसको फोटोसिंथेसिस से खाना बनाना स्टार्ट किया। क्लियर? तो प्रोडक्शन की हम बात करें, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। क्लियर? प्राइमरी प्रोडक्शन होती है, सेकेंडरी प्रोडक्शन होती है। प्लांट जो है जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्राइमरी प्रोडक्शन है। प्लांट को खाके जो दूसरा कोई एनिमल उससे जो प्रोडक्शन वो करेगा, जो उसका बायोमास होगा, वो क्या होगा? सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब ध्यान से समझेंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन भी दो तरह की होती है। एक होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन वो प्राइमरी प्रोडक्शन है जो कि एक प्लांट ने प्रोड्यूस किया बायोमास। जितना बायोमास एक प्लांट ने प्रोड्यूस किया वो उसका प्राइमरी प्रोडक्शन है। कौन सा? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या प्लांट को खुद के लिए कुछ एनर्जी चाहिए? कहां चाहिए बताओ? प्लांट तो खुद ही सर्वाइव कर रहा है, तुम कौन सा हेल्प कर रहे हो उसे? कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे ना तुमने उसको पानी दिया, पौधे को अपने आप ग्रो कर गया, वो फूड बनाने के लिए या फिर रेस्पिरेशन में। एटीपी यूज होते हैं ना रेस्पिरेशन में। क्लियर? तो
कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर सके, इसीलिए उसको एनर्जी चाहिए, यूटिलाइज करता है वो। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमने प्लांट फिजियोलॉजी में बड़े अच्छे से पढ़ा, या नहीं पढ़ा वो देख लेना, ठीक है। चलो, तो आप ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से यदि आप रेस्पिरेटरी जो कंजप्शन है वो हटा देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपकी आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या आएगी? अब एक बड़ा अच्छा नेट में क्वेश्चन आ जाता है कि अवेलेबल प्राइमरी कंज्यूमर के लिए कौन सी प्रोडक्शन है, यहां पे कौन सा बायोमास है? एनपीपी ऑफ कोर्स, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, सीधा सा आंसर है। एनसीईआरटी में सीधी सी लाइन भी लिखी हुई है हमारी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, नोट्स में भी मैंने ना लास्ट में लिख दी है लाइन, देख लेना तुम। चलो, अब हर प्रोडक्शन की, हर चीज की एक यूनिट होती है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन की यूनिट हमें दी हुई है, वेट इसका पर ग्राम स्क्वायर में हम मेजर करेंगे, या फिर एनर्जी की हम बात करेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ध्यान से हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना ऑर्गेनिक मैटर एक यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया कितना होता है पर स्क्वायर में, जितना उसने है ना बनाया, उसमें पर टाइम यूनिट भी दिया हुआ है ना, टाइम। तो हमने यहाँ पे टाइम को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर। तो वो हमारा क्या रहता है, प्राइमरी प्रोडक्शन। यूनिट की बात करें तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ पर ग्राम स्क्वायर। यदि वेट की बात की जाए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब हम उसका आंसर देंगे। यदि वहां पे यूनिट पूछी गई है एनर्जी की, तो हम क्या आंसर देंगे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्लियर। नेक्स्ट, द रेट ऑफ बायोमास, किस स्पीड से प्रोडक्शन हो रही है, इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, क्लियर। तो कॉमर्स की जो कुछ चीजें आई हुई है यहाँ पे, कितनी प्रोडक्शन हुई, फैक्ट्री चला रहे हो, लेकिन फैक्ट्री किसकी है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज टू डिफरेंट टर्म्स। प्रोडक्शन समझ लिया हमने, प्राइमरी प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी, रेट, किस दर से, किस स्पीड से प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे हम ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर, टाइम भी दे दिया, ठीक है। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, टाइम दे दिया, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, डन। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, बता दिया, ग्रोस, नेट। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ने जो प्रोडक्शन की वो उसकी जीपीपी है। एनपीपी में क्या हुआ, नेट अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर जो उसको खाएगा उसके पास कितनी जा रही है, उसमें से आपको आर जो है वो माइनस करना पड़ेगा, दैट इज रेस्पिरेटरी लॉस। तो यू विल हैव ओनली एनपीपी, क्लियर। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने प्लांट को खाया, अब वो अपनी बॉडी में कितना बायोमास बना सकता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, क्लियर। यहां पे मैंने कुछ फैक्ट बॉक्स दिया है तुम्हें, इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्स के लिए। एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरा जो इकोसिस्टम है हमारा, होल बायोस्फीयर को क्या बोलेंगे, ग्लोबल इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, जिसके अंदर लोकल इकोसिस्टम आते हैं, क्लियर। तो ग्लोबल इकोसिस्टम जो है हमारा, उसमें 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है। तो ग्लोबल इकोसिस्टम कितना प्रोडक्शन कर रहा है, एनपीपी, प्लांट ने जो यूज कर लिया वो कर लिया, तो एनपीपी उसकी कितनी है, 170 बिलियन टन्स। कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस। देखो ओशियन जो है वो हमारी धरती का 70% हिस्सा ले जाते हैं, बट प्रोडक्शन कितनी है, सिर्फ 55 बिलियन टन्स, क्लियर। तो 170 में से 55 निकालेंगे तो प्रोडक्शन किसकी ज्यादा आ रही है, लैंड की। एरिया कम है फिर भी प्रोडक्शन ज्यादा है, याद रहेगा, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, डन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। प्रोडक्शन बोला था आएगा, फिर हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और ये बहुत लेट होता है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या है ये, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो पढ़ते हैं इसको। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर into simpler organic substances is known as decomposition. Decomposition जो हो रहा है, जिसका decomposition आप कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, detritus। क्या बोलते हैं, अब decomposition किसका होगा, dead और decaying substances का होगा, चाहे उसमें प्लांट्स आ जाएं चाहे उसमें एनिमल्स आ जाएं। समझ आ रही है बात।
अब जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस, जो डिकम्पोज करता है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर रहा होगा भाई, उसको गला रहा है, सड़ा रहा है। अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं, फंगस इसमें होती है, बैक्टीरिया इसमें होते हैं, तो वो होते हैं डेट्रीवोर्स। क्या होंगे? हम करते हैं फार्मर्स फ्रेंड, व्हाट इज इट? अर्थवॉर्म, दैट इज ऑल्सो ए डेट्रीवोर। क्या है वो भी? एक डेट्रीवोर। तो डेट्रिटस मतलब जो डिकम्पोज हो रहा है, जो डिकम्पोजिशन कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेट्रीवोर्स। कोई कंफ्यूजन? पढ़ते हैं इसको। द डेड प्लांट्स रिमेन्स मतलब बच गए हैं, लीव्स हो सकती हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, बार्क हो सकता है, या फिर डेड एनिमल रिमेन्स। इसमें फीकल मैटर भी हो सकता है, पुट्टी भी हो सकती है तुम्हारी। क्लियर? सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोजिशन का एक उस पे डिकम्पोजिशन हो रही है, उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। क्या बोलेंगे? डेट्रिटस। जो कर रहा है डेट्रीवोर्स। क्लियर? डिकम्पोजिशन इज अ लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। एनाएरोबिक कंडीशन में मुश्किल से डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, ना के बराबर। तो ये कैसी प्रोसेस है? ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस के लिए हमें एरोबिक कंडीशंस मेंटेन करनी चाहिए। क्लियर? टेम्परेचर भी हाई रखेंगे तब जल्दी होगी। जैसे कि तुम एग्जांपल दो, घर में तुमने सब्जी बना के रख दी है ना, सर्दी में वो सब्जी नहीं खराब हुई, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है तो सब्जी जल्दी खराब हो जाती है एज कंपेयर सर्दियों के। क्यों? डिकम्पोजिशन तो हो रही है। क्लियर? तो वो स्लो हो जाती है विंटर्स में जब टेम्परेचर कम है, फास्ट हो जाती है गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्लियर? स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होगी कैसे, इस पे ही क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। 100% क्वेश्चन आएगा यहां से। क्लियर? चलो, सबसे पहले चीजों को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है? फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस। समझ आ रहा है डेट्रिटस क्या है? इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रीवोर्स, जैसे कि अर्थवॉर्म, उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? फिर आती है बेटा लीचिंग। जितने भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे वो नीचे धरती में सीप कर जाएंगे, इनऑर्गेनिक सोर्स की फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे, है ना। तो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोर्स। अनअवेलेबल क्यों? वो नीचे जा चुके हैं, अभी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, वो टॉप लेयर पे नहीं है वो। क्लियर? क्या हुआ है? डिकम्पोजिशन में पहले फ्रेगमेंटेशन हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सीप कर चुके हैं वाटर सोल्यूबल। कौन से वाले? वाटर सोल्यूबल, जो कि हमें अवेलेबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट कैटाबोलिज्म होगा। कैटाबोलिज्म कौन करेगा? बैक्टीरिया, फंगस डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये चीजें ना साथ साथ चलती रहती हैं, टूटती रहती हैं। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन। हम बोलते हैं कि भाई जैसे मिट्टी में तुमने मैन्योर डाल दी है ना, उससे उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? वो प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन है एक तरह से। क्या है? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस वर्ड आपने बहुत बार ईवीएस की बुक में सुना होगा टिल 8th क्लास, है ना। ह्यूमस, ह्यूमस जरूरी होता है सॉइल के लिए, उसे फर्टाइल बनाने के लिए। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या है ये? टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क अमरफस ह्यूमस, क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमस अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट इन सॉइल। बहुत धीरे 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 होता रहता है, तो मिट्टी को उपजाऊ होने में सालों लग जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। ह्यूमस को फिर से डिग्रेड किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ताकि मिनरल सॉइल में डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आना स्टार्ट हो जाए, नॉट डिकम्पोज। क्लियर? तो ये स्टेप्स थे हमारे, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन जब होती है तो स्टार्टिंग में जो उसकी लेयर है वो माइक्रोबियल एक्शन से रेजिस्टेंट है। क्या है? रेजिस्टेंट है। जब ह्यूमस बन चुकी है फिर वो फर्दर डिग्रेड की जाती है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। कोई कंफ्यूजन? डन। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बता भी चुके हो, स्लो कब होगा, फास्ट कब होगा। स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जब डेट्रिटस सब्सटेंस में लिग्निन और काइटिन ज्यादा है। फास्ट कब होगा? जब उसमें नाइट्रोजन और शुगर ज्यादा है, इसको डिकम्पोज करना इजी रहेगा। उसके बाद लो टेम्परेचर पे स्लो रहेगा, हाई टेम्परेचर पे फास्ट रहेगा। ऑक्सीजन की कमी है बताया था, स्लो रहेगा। ऑक्सीजन सफिशिएंट है तो फास्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट,
टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। सीधे सीधे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कौन से ज्यादा, बता दीजिए कि ये सारे फैक्टर्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से फैक्टर्स हैं डिकम्पोजिशन कराने के लिए। तो उसमें आ जाएगा आपका टेम्परेचर एंड सॉइल में कितना मॉइस्चर है, पानी कितना है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? डन। एनर्जी फ्लो नेक्स्ट था। डिकम्पोजिशन के बाद मैंने क्या बोला था, एनर्जी फ्लो आएगा। क्योंकि देखो, या तो प्लांट ने एनर्जी बना दिया, डिकम्पोजिशन से अपनी साइकिल चलनी स्टार्ट हो गई है, अब एक से दूसरे में कैसे जाए, एनर्जी फ्लो कैसे हो। कंजर्व रखना एनर्जी सही बात नहीं, उसको फ्लो में चलना चाहिए। क्लियर, जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ाने के लिए मनी जो है वो ट्रांसफर होती जानी चाहिए, है ना, मार्केट में आना उसका जरूरी होता है। अदरवाइज सभी उसको अपने पास ही होल्ड रखें, कामकाज करना बंद कर दें तो वो नहीं होगा। तो पैसा खर्चने से पैसा दोबारा आता है। क्लियर, वही यहाँ पे एनर्जी फ्लो चलेगा तो सर्वाइवल भी बढ़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। क्लियर, चलिए यूनिडायरेक्शनल है पहली बात। प्लांट को हमने खाया, हमें किसी और ने खा लिया, उसको किसी और ने खा लिया, उसको किसी और ने खा लिया, क्या वापस से वो इंसान प्लांट उसको खा सकता है क्या? नहीं। तो एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा है बेटा? यूनिडायरेक्शनल। सन से ही शुरू हुआ है, क्या सन दोबारा से एनर्जी ले सकता है क्या? नहीं। सन से शुरू हुआ, प्रोड्यूसर्स में गया एंड देन कंज्यूमर्स में बट गया। क्लियर, सन की कितनी रेडिएशन, या फिर हम बोले कौन सी रेडिएशन प्लांट्स लेता है? पार, क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सन की सारी सूर्य देवता की सारी एनर्जी हम नहीं कंज्यूम कर सकते, हमारे बस में ही नहीं है इतनी एनर्जी को अपने अंदर सर्वाइव कर पाना, होल्ड कर पाना। लेस देन 50% ही हम यूज करते हैं। ठीक है, 10% लोग, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ, है ना, 10% लोग कंजर्व वाला टॉपिक तुमने पढ़ा होगा। तो 50% ही इसके पास आई, लेस देन 50% की बात करेंगे। आगे जो फ्लो हुआ वो 2 to 10% हुआ सिर्फ। हर लेवल पे कितना जा रहा है? 10 तो बहुत ज्यादा है, उससे कम ही जाएगा। एंड दिस लो इज नोन एज 10% लो। क्या बोलेंगे? 10% लो। क्लियर, तो एनर्जी फ्लो किस लो के हिसाब से काम करता है? 10% लो के हिसाब से काम करता है। तो भाई पार की 2 से 10% ही एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, सिंपल शुगर बने, वही एनर्जी पूरे वर्ल्ड को सस्टेन किए हुए है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ये आपका एनर्जी फ्लो था। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स होते क्या है, समझो ध्यान से। पहले प्रोड्यूसर्स आ गए, जिसको उसने खाया वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ये होते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल। चलो पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पे प्रोड्यूसर में है। कौन से में? प्राइमरी प्रोड्यूसर में। सबसे कम किस में है? टर्शरी में। 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते, क्योंकि हर टाइम 10% ही एनर्जी आगे जा सकती है। 4th तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी खत्म, कोई एनर्जी नहीं बची अब। क्लियर, तो मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल्स कैन बी ओनली 4। ठीक है, क्यों आंसर पूछ लिया जाता है? क्योंकि भाई 10% लोग काम कर रहा है और 4th लेवल तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी हो जाती है खत्म, उसके बाद जरूरी नहीं है कि एनर्जी आगे जाए। ये आंसर है इसका, अपने वर्डिंग में लिख के आ सकते हो। क्लियर, चलो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इनकी प्लांट्स। जो प्लांट को खाएगा उसको क्या बोलोगे? हर्बीवोर। क्या बोलोगे? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स को जो खाएगा कार्निवोर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। उसको जो खाएगा फोर्थ कार्निवोर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। बस डन, इसके बाद नहीं पढ़ना है। क्लियर, ओके। टेरेस्ट्रियल फूड चेन दी हुई है हमें, एक्वेटिक दी हुई है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन या ट्रॉफिक लेवल। तो भाई दोनों के एग्जांपल मैंने यहां लिखे हुए हैं, इसको रट्टा मारना है तुमने। ग्रास पे डिपेंड है इंसेक्ट, इंसेक्ट पे डिपेंड है फ्रॉग, फ्रॉग पे डिपेंड है स्नेक। नेक्स्ट एक्वेटिक, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये पानी में रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं जू प्लैंक्टन्स। फाइटो मतलब प्लांट्स वाले, जू मतलब एनिमल्स वाले, उनको खाएंगे स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को खा जाएंगी लार्ज फिशेस। दोनों का हो गया, एक्वेटिक का भी हो गया, टेरेस्ट्रियल फूड चेन का भी एग्जांपल हो गया। क्लियर, अब टेरेस्ट्रियल, जो भी टेरेस्ट्रियल बोल रही हूं, ट्रॉफिक लेवल जो है उसकी लिमिटेशंस क्या है? एक बात बताओ, क्या एक ऑर्गेनिज्म एक ही चीज पे डिपेंड है? ह्यूमंस की बात करें, कुछ कार्निवोर्स हैं यानी कि ऑमनीवोर्स हैं और कुछ हर्बीवोर्स हैं, तो उनको कौन से ट्रॉफिक लेवल में रखेंगे? कंट्रोवर्सी है ना। तो फूड वेब को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बड़ी सिंपली मैंने तुम्हें बता दिया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसको यहां प्लेस कर दो, है ना। बट इतना सिंपल फूड चेन हो नहीं हो सकता, इतना सिंपल नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट की बात करें, यहां पे डिकम्पोजिशन की बात आई क्या? यहां पे कहीं भी हमने, मैंने बोला तुम्हें डिकम्पोजिशन कहां पे याद की?
तो डिकम्पोजिशन तो हो रही है ना नेचर में। क्लियर? सो दीज आर सम लिमिटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल कॉन्सेप्ट। क्या है ये? लिमिटेशंस हैं। क्लियर? नंबर 1 फूड वेब का कहीं जिक्र नहीं है, इतना सिंपल नहीं हो सकता। सेकंड है, थर्ड इज डिकम्पोजिशन को कोई प्लेस नहीं दिया गया है यहाँ पे। क्लियर? एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में आ सकता है, बट यहां पे कैसे समझाएंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट, चलो उसके बाद है टाइप्स ऑफ फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, नेक्स्ट है डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि डिकम्पोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है। ऊपर क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन, चर के जो फूड चेन चली प्लांट्स, यानी कि नेक्स्ट हमारा एक ऑर्गेनिज्म मर गया है, उसको डिकम्पोज करने से हमारी दोबारा से एनर्जी फ्लो चला है। क्लियर? तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है हमने। क्वेश्चन कहां से आएगा वो भी बताऊंगी। ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी सोर्स कौन है भाई? सूर्य देवता। यहां पे कौन है? जो चीजें मर चुकी हैं, वहां से स्टार्ट हुआ। क्लियर? मेड अप ऑफ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, सेप्रोफाइट्स जो गली सड़ी चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे फंगस भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। एनर्जी फ्लो एज पर द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पढ़ी है तुमने फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स, उसके हिसाब से चलेगा ये। मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू डीएफसी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यहां से क्वेश्चन आएगा। समझ आया क्या बोल रही हूं? नहीं आया? समझो। एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दो तरह के पढ़ाए थे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर पार्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? जीएफसी। इसमें एक्वेटिक में। डीएफसी में कहां से चल रहा है? टेरेस्ट्रियल। क्लियर? तो टेरेस्ट्रियल आए तो डीएफसी, एक्वेटिक आए तो जीएफसी। नीट में क्वेश्चन ये भी इस टॉपिक से आया तो इसी से आ सकता है। क्लियर? क्योंकि भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक बार मैंने लाइन पढ़ी तो नहीं समझ आया ना, तो मतलब क्वेश्चन यहां से आएगा। जहां डिफिकल्टी लगती है वहां से आता है। हम क्या करते हैं? डिफिकल्टी जहां लगी उसको छोड़ देते हैं, तो बाकी पढ़ लिया। अब एक टॉपिक है 100% वाला, उसमें 90 इजी रहेगा, 10% खोद के निकाला हुआ होगा। क्वेश्चन वहीं से आएगा, हमें लगता है 90 तो पढ़ लिया, कोई नहीं छोड़ दो, 10% वही 10% से क्वेश्चन आना है। तो जो चीजें मुश्किल हैं उसको ग्रैब करो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां पे? डन। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट। ध्यान से समझेंगे। जो फसल तुम्हें खड़ी हुई दिखाई दे रही है अपने खेत के अंदर, है ना, वो एरिया कवर कर रखा है उसने, वो जो फसल है, जो प्लांट है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो स्टैंडिंग क्रॉप है ना? क्या है वो? स्टैंडिंग क्रॉप। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्टैंडिंग क्रॉप है। उस फसल को भी तो कुछ चाहिए होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स, कुछ पानी, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो स्टैंडिंग स्टेट है। क्या है उसकी? स्टैंडिंग स्टेट है। समझ आया डिफरेंस? स्टैंडिंग स्टेट पे लास्ट टाइम भी सीबीएसई में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैं इसीलिए फोकस कर रही हूं। जीएफसी, डीएफसी, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, यहां से क्वेश्चन देखे जाते हैं। क्लियर? तो इनको ध्यान से समझेंगे तो नहीं कंफ्यूजन होगी। स्टैंडिंग क्रॉप समझ आया कि भाई खेत में जो तुम्हारी फसल खड़ी है वो क्या है? क्रॉप है। जो उसको चाहिए वो क्या? उसकी स्टेट है। क्लियर? चलिए, each trophic level has a certain mass of living materials at a particular time is called standing crop। अब देखो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया और डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, बट इसको समझने की कोशिश करोगे तो वही बता रहा है। ध्यान से पढ़े। हर ट्रॉफिक लेवल में एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल है। मास ऑफ लिविंग मटेरियल मतलब प्लांट या एनिमल, जिसकी भी बात कर रहे हो, तो वो प्लांट या एनिमल। अब अच्छे वर्ड ढूंढ लिए हमने लिखने के लिए एग्जाम में, क्या लिखेंगे? each trophic level has a certain mass of living material, या फिर mass of living material at each trophic level is known as standing crop at a particular time, उस particular time पे। क्लियर? स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितना बायोमास है? अब तुम्हारे खेत में प्लांट्स है, उसका बायोमास कितना है, वेट कितना है, उससे हम उस क्रॉप का आइडिया लगाएंगे। जैसे तुमने गेहूं लगा दी, एट लास्ट तो भाई जो किसान है कितने कितने टन से उसके पास आई है वही देखेगा ना, तो बायोमास है उसका। क्या है वो? बायोमास। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। ड्राई वेट में ज्यादा एक्यूरेट होता है हमेशा। वेट वेट तो भाई इसमें पानी भी है, जो भी चीजें हैं उसमें वो उड़ जानी है बाद में, तो ड्राई वेट से ही हम उसको मेजर करते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। स्टैंडिंग स्टेट जैसे कि तुम्हें बताया, organisms needs a constant supply of nutrients to grow, reproduce and regulate various body functions। जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी स्टेट है। क्या उसकी स्टेट है?
नीट में क्वेश्चन सीधा सीधा देखा जाता है कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट है सॉइल में एक गिवन टाइम में, वो उसकी स्टैंडिंग स्टेट है। भाई इसकी स्टेट ये है, इसके पास ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब इंडिया अग्रवाल में मैं हूं, मेरा जितना भी फाइनेंस मेरे पास है, जितनी भी अमाउंट है वो मेरी स्टेट है, ठीक है। मैं एक जिंदा इंसान हूं, तो मैं क्या हूं, स्टैंडिंग क्रॉप एक तरह से। लेकिन जो भी मेरे पास बजट है वो मेरी स्टेट है, क्या वो मेरी स्टेट है। इट वेराइज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये अलग अलग इकोसिस्टम में भाई अलग रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह का इकोसिस्टम है, और सीजन्स पे यानी कि नेचर पे। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिरामिड्स। पिरामिड्स को तीन तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। किस किस बेसिस पे, नंबर के बेस पे, एनर्जी के बेसिस पे, और बायोमास के बेसिस पे। तीन तरह के पिरामिड्स होते हैं। कौन कौन से, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। कोई कंफ्यूजन, डन। चलिए अब देखो पिरामिड्स होते क्या है, जिसका नंबर ज्यादा वो हमने इस तरह से रख दिया, फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर कार्निवोर 2, यानी कि ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे रखा हुआ है। ये तो अपराइट हो गया, क्या हो गया, अपराइट, ऊपर की तरफ जा रहा है अपराइट। कुछ इन्वर्टेड भी हो जाते हैं, मतलब ऊपर वाला सबसे बड़ा हो, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। तो मैं याद कुछ चीजें रखनी है, क्या याद रखना है, मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्लियर। पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट ही देखा गया है, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, क्लियर। बट एक बड़े से ट्री का इकोसिस्टम हम देखें तो वो आ जाता है इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप्ड, क्योंकि एक बड़ा ट्री, एक ही ट्री है, छोटा सा ट्री है, उसके ऊपर बर्ड्स होंगे, उनका नंबर थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। उस पर इंसेक्ट्स और ज्यादा होंगे, इंसेक्ट्स और ज्यादा होंगे, वो और बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। नंबर के हिसाब से हम देखें, ये बायोमास के हिसाब से देखो तो ट्री में क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड। क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड। तो भाई पिरामिड ऑफ नंबर की हम बात करें तो पेड़ में क्या रहता है, इन्वर्टेड। बायोमास में उल्टा हो जाएगा, पेड़ का बायोमास ज्यादा है ना भाई, तभी तो उस पर चीजें रह रही हैं। तो नंबर में हमेशा अपराइट रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन पेड़ के हिसाब से इन्वर्ट हो जाएगा। नंबर में देखिए पेड़ तो एक ही है, उसमें बर्ड्स मान लो 5 बैठे हुए हैं, इंसेक्ट्स 100 बैठे हुए हैं, तो वो इन्वर्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी अपराइट इन मोस्ट इकोसिस्टम। समुद्र में चले जाओ तो इन्वर्ट हो जाएगा बायोमास। समुद्र में चले जाओ, पानी का बायोमास कुछ नहीं है, समुद्र है, उसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे हो, ज्यादा 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 ऐसे इन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। एनर्जी के केस में फ्लो चलता है ना, जहां से चला वहीं से चलेगा, उल्टा तो नहीं हो सकता, तो इन्वर्टेड ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हमें रट्टा मारना है, समझ आ जाए बहुत बेस्ट है, कभी भूलोगे नहीं। अदरवाइज 2-3 बार समझ चुके हो, नहीं आ रहा तो भाई इतना याद रख लो। ठीक है, दिमाग के परे चीज जा रही है तो इतना याद रख लो। नंबर में हम देखो तीनों में अपराइट है, C कैन नेवर बी इन्वर्टेड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, डन। बताइए भाई कोई कंफ्यूजन है तो। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड हमने दे दिए, मैंने तुम्हें एक पिरामिड दे दिया और कुछ ऐसा पूछ लिया कि पिरामिड देख के नहीं पता लग रहा, तो उसकी लिमिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसे ट्रॉफिक लेवल बताए थे, भाई मैंने बोल दिया कि ह्यूमंस तो 2 जगह है, अब बताओ कौन से में रखा, आंसर है ही नहीं, तो वो उसकी लिमिटेशंस हो जाता है। क्लियर, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। वही सेम बात, क्योंकि पिरामिड और ट्रॉफिक लेवल कहीं ना कहीं सेम सेम चलते हैं। समझ आ रही है, पिरामिड ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे तो देखा ना, पिरामिड में मैंने कार्निवोर, प्रोड्यूसर्स, उनके हिसाब से रखा है। ट्रॉफिक लेवल में जो कंफ्यूजन थी, सेम सेम लिमिटेशंस इसकी है हमारी। एक ऑर्गेनिज्म 2 फूड वेब से रिलेट करता है ना। अब एक इंसान है जो कि हर्बीवोर भी है और वो मांस भी खाता है, तो वो कौन सी चेन में जाएगा, कौन से ट्रॉफिक लेवल में रखोगे, फिर कौन से पिरामिड में रखोगे, कंफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन। बताया था ना वहां पे, सिंपल फूड चेन बता रहा है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, उसने उसको खा लिया, उसने उसको खा लिया। बट फूड वेब देखो तो कैसा पॉसिबल है, एक ऑर्गेनिज्म 2 से 4 चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर, इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब, फूड वेब इसके अंदर है ही नहीं। सेप्रोफाइट यानी कि डिकम्पोजर को कोई प्लेस दिया हमने, चाहे पिरामिड हो चाहे ट्रॉफिक लेवल्स हो, नहीं दिया, तो ये कंफ्यूजन है, ये लिमिटेशन है हमारी पिरामिड्स की।
क्वेश्चन पिरामिड्स पे ही आएगा, सेम प्रॉफिट लेवल्स की भी है, लेकिन एनसीईआरटी में लिमिटेशंस किसके दी हुई है, ये पिरामिड्स की। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तो भाई ये थे तुम्हारे टॉपिक्स, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, मेरे को लगता है 5, 6, 7 नंबर फ्री के हैं। कुछ चीजें हैं इसमें हाँ भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। कुछ ज्ञान की बातें थी और वो ज्ञान की बातें तुम्हें अपने एग्जाम में उतार के आनी है। इजी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। क्लियर, चलो।